हेलो स्टूडेंट। हम लोग इतिहास ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद हमने प्रारंभ में भूगोल को उठाया था और भूगोल के अंतर्गत अध्याय 1 जो संसाधन और विकास है उसको हम लोग देख चुके थे। अब आज अध्याय 2 के रूप में, हालांकि किताब में यह अध्याय 3 होगा, लेकिन हम इसको अध्याय 2 मानकर चल रहे हैं। लिखते तो जरूर हैं, लिख रहे हैं कि 10th अध्याय 3, लेकिन अध्याय 2 पर हम अभी डिस्कशन नहीं किए हैं। अध्याय 3 को आज डिस्कशन के लिए शामिल कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चाहे अगर हम जल दुर्लभता की बात करें या बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें, और सबसे बेहतर चीज़ ये होता है कि इससे बहुविकल्पी के प्रश्न बनते हैं और इससे मैपिंग कार्य भी किया जाता है। तो इस लेसन से अगर हम बात करें तो इस लेसन से मैपिंग वर्क के अंतर्गत 1 नंबर का काम होता है और बहुविकल्पी से 1 नंबर के कार्य होता है, और कभी कभी 6 नंबर में दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन पूछ देता है या फिर कभी कभी लघु उत्तरी क्वेश्चन को पूछता है। तो अगर दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को पूछेगा तो 8 नंबर, और यदि लघु उत्तरी क्वेश्चन को पूछता है तो 6 नंबर का काम हो सकता है। तो देखिए, ये पॉसिबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। मैं भी कहता हूँ तो ये पेपर का अध्ययन करने के बाद कहता हूँ, क्योंकि पेपर में इस तरह का शेड्यूल देखने को मिलता है। अब श्योर एंड सर्टेन हम नहीं कह सकते कि नहीं इस लेसन से 8 नंबर या 6 नंबर को पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन ये इतना तो जरूर है कि 2 से 3 नंबर का जरूर इससे क्वेश्चन मिलेगा। और कभी कभी ये 4 और प्लस 1 5 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है। तो इसलिए इस लेसन को ढंग से सुन लेंगे तो यह लेसन तैयार हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट यह लेसन नहीं है। इस लेसन के अंतर्गत जो जल संसाधन है, अध्याय का नाम है जल संसाधन। जल संसाधन का ये भाग 1 होगा। तो इस लेसन के अंतर्गत हम लोगों को जानना क्या है, जल संसाधन के विषय में जानना है। जैसा कि हम जानते हैं कि जल क्या है, जल के विषय में कहा जाता है कि जल ही जीवन है। तो नंबर 1 कि जल ही जीवन है। अगर हम कहें कि पृथ्वी पर कितना जल उपलब्ध है, तो पृथ्वी के 3/4 इसको कभी कभी बहुविकल्पी के अंतर्गत पूछा जाता है, और 3/4 कभी कभी ऐसे लिखा जाता है और कभी कभी 3/4 ऐसे भी लिख दिया जाता है। तो पृथ्वी का जो 3/4 भाग है वह क्या है, जल से आच्छादित है। सामान्य बातें हम कर रहे हैं जो बहुविकल्पी के लिए जरूरी है। तो पृथ्वी पर कितना जल उपलब्ध है, तो पृथ्वी का 3/4 भाग जल से आच्छादित है। अगर इसको प्रतिशत की बात करें तो 7.8% पृथ्वी का भाग जल से आच्छादित है। और कितना प्रतिशत स्थल है, तो 29.5% स्थल है। अगर आगे हम नेक्स्ट की बात करें तो जो अभी हमने जल की बात किया कि पृथ्वी पर 70.8% भाग जो जल से आच्छादित है, उस जल में लवणीय जल का प्रतिशत कितना है, तो 96.5% जल लवणीय जल है। या कह सकते हैं कि जो 96.5% लवणीय जल है वह महासागरों में पाया जाता है, लवणीय जल है, जबकि 2.5% जल अलवणीय है।
यह जो 2.5% यह लवणीय जल है, इसको यह तो पीने योग्य है नहीं, इसको पिया नहीं जा सकता है। महासागरों में, समुद्रों में, सागरों में इस प्रकार के लवणीय जल उपलब्ध हैं, लेकिन यह पीने योग्य जल नहीं है। अगर हम अलवणीय जल की बात करें तो अलवणीय जल यानी 2.5% जो अलवणीय जल है उसका 70% भाग हिम के रूप में आच्छादित है। अब ये देखिए कि लवणीय जल की अगर प्रतिशत की बात करें तो 2.5%, और इस 2.5% जल का जो 70% भाग है, 70% वह क्या किस रूप में है, तो हिम के रूप में आच्छादित हैं। हिम के रूप में यानी बर्फ के रूप में पाए जाते हैं, बर्फ के रूप में पाए जाते हैं। जबकि 30% से थोड़ा कम, 30% से थोड़ा कम, किताब में यही लिखा है तो इसमें परसेंटेज नहीं बताया है, 30% से थोड़ा कम भौम जल के रूप में उपलब्ध है। भौम जल के रूप में उपलब्ध। भौम जल का मतलब होता है जो पृथ्वी के अंतर्गत अंदर जो जल पाया जाता है उसे हम लोग भौम जल के नाम से जानते हैं। तो फिर पीने योग्य अगर जल की बात करें, जो नदियों में, झीलों में, तालाबों में जो जल पाया जाता है, अगर उसकी बात करें तो वह 1% लगभग में लिखते हैं, लगभग 1% जल ही पीने योग्य है, पीने योग्य है। हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को बीच से जो विषुवत रेखा है, वह विषुवत रेखा क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। एक जो उत्तर में अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण में अवस्थित है उसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध क्या है, स्थलीय गोलार्ध है, स्थलीय गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध की यदि बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध जलीय गोलार्ध है। क्यों है, क्योंकि स्थलीय गोलार्ध जो उत्तरी गोलार्ध है, जिसको हम लोग स्थलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं, उस पे स्थल ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि जल का प्रतिशत बहुत कम पाया जाता है। और यदि हम जलीय गोलार्ध की बात करें, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध जलीय गोलार्ध है, उस पर जल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जबकि स्थल कम पाया जाता है। हालांकि इससे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर वर्षा जल संग्रह की प्रणाली लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान नंबर 1, राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में प्राचीन कालों में क्या किया जाता था कि छत के ऊपर वर्षा जल संग्रह प्रणाली लगाई जाती थी, वर्षा जल संग्रह प्रणाली लगाई जाती थी। और इसके लिए प्रत्येक घरों में टंकी बना हुआ था, जिसको राजस्थान की भाषा में टांका कहा जाता था, टांका। तथा इस वर्षा जल को हम लोग क्या कहते थे, पालर पानी कहते थे, पालर पानी कहा जाता था। अगर हम इसके अतिरिक्त सामान्य की बात करें तो जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करूं, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें तो यह इसका नेतृत्व यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो मेधा पाटकर के द्वारा किया गया। यह कब प्रश्न उठेगा, जब नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था। तो उस समय नर्मदा को बचाने के लिए मेधा पाटकर के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इससे बहुविकल्पी के प्रश्न बनते हैं, इसको देख लीजिएगा। वैसे नोट्स देंगे उसमें भी यह बातें अंकित रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम प्रारंभ करते हैं और जिससे मैपिंग वर्क पूछता है उसको फर्स्ट पार्ट्स में ही देने का प्रयास करते हैं कि आप लोग फर्स्ट पार्ट्स को देखिएगा और देखने के बाद उस
फैक्ट को याद रखिएगा। याद रखेंगे तो जब लेसन समाप्त होगा और मैं मानचित्र का कार्य कराना प्रारंभ करूंगा तो उस दौरान आपको पूरा फैक्ट पूर्ण रूप से याद रहेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी शिक्षक चाहे जिस रूप में पढ़ा ले, आपको फैक्ट जब तक से याद नहीं है तब तक से आप मैपिंग वर्क बेहतर नहीं कर सकते हैं। ये हकीकत है और यही कारण है कि जब मैं भाग 1 पढ़ाता हूं और उसके अंतर्गत यदि मैपिंग वर्क है तो मैपिंग वर्क को शुरू में ही उठाता हूं और इस लेसन से मैपिंग वर्क के रूप में यानी कि मानचित्र कार्य के रूप में 1 नंबर का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि इसी 1 नंबर के क्वेश्चन से बहुविकल्पी के भी क्वेश्चन बन जाते हैं और कभी कभी मानचित्र यानी कि 2 नंबर का काम हो जाता है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो 8 बांध की चर्चा किया गया है, नंबर 1 सलाला बांध, सलाला बांध, नंबर 2 भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, नंबर 3 टिहरी बांध। एकदम ये जुबान पर याद होना चाहिए, टिहरी बांध। नंबर 4 राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। नंबर 5 हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। नंबर 6 ये आपका है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। नंबर 7 की बात करें तो यह है तुंगभद्रा बांध। और लास्ट यानी 8वां की बात करें तो उसका नाम है नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध। ये फैक्ट क्या याद करना है, ये तो नाम है, बांध का नाम है, लेकिन यह किस नदी पर बसा हुआ है यानी किस नदी पर इस बांध को बनाया गया है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, अगर सलाला बांध की बात करें तो चिनाव नदी पर बना हुआ है, चिनाव नदी पर बना है। और देखिए, मैपिंग वर्क में आसानी के लिए हमको स्टेट कभी पूछता नहीं है। कभी कभी अगर बहुविकल्पी के रूप में अगर पूछा भी है इससे क्वेश्चन तो मैक्सिमम टाइम यह कोशिश करता है कि नदी पूछ लेता है, तो स्टेट नहीं पूछता है। लेकिन हम लोग स्टेट क्यों इसका जानना जरूरी होता है, स्टेट इसलिए जानना जरूरी होता है कि यदि स्टेट का नॉलेज रहेगा तो मैं तो 9th क्लास से ही कहता चला आ रहा हूं कि भारत के मैप में आप स्टेट की बाउंड्री क्लियर कर लीजिए। क्यों क्लियर कर लीजिए कि जब हम लोग हाई स्कूल में मैपिंग वर्क पढ़ेंगे तो मैपिंग वर्क में सुविधा के लिए आपको स्टेट बाउंड्री जानना आवश्यक है। तो अगर हम सलाला बांध की बात करें तो सलाला बांध के विषय में यदि हमको जानकारी है कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है, कश्मीर में है, तो यह आसान हो जाएगा क्योंकि आपको अन्य स्टेट में भटकने की आवश्यकता नहीं होगा। उसी तरह से भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो सतलज नदी पर है और यह किस राज्य में पड़ेगा तो पंजाब तथा हरियाणा, पंजाब व हरियाणा ये दोनों के बॉर्डर पर पड़ता है। अगर टिहरी बांध की बात करें तो भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है और यह किस राज्य में है तो उत्तराखंड में है। अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम कह रहे हैं ना कि जो मानचित्र में लोकेशन का काम किया जाता है, किसी भी ये स्थान का लोकेशन लोकेट किया जाता है तो लोकेट जीपीएस सिस्टम से थोड़ी किया जाता है, वह किस सिस्टम से किया जाता है, आदमी क्या जानता है उसके विषय में। तो हम जानते हैं कि जो टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर बना हुआ है, तो हम लोगों ने तो 9th क्लास में गंगा नदी को पढ़ा था और भागीरथी तथा अलकनंदा की समली धारा किस नाम से हम जानते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। वह कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। तो इस तरह से आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि अगर टिहरी बांध को मैप पर दर्शित करना है तो हम केवल कहाँ रन करेंगे, कहाँ सर्च करेंगे, तो हम उत्तराखंड में सर्च करेंगे। अगर हम राणा प्रताप सागर की बात करें तो यह है
चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है। और किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। ठीक उसी प्रकार से अगर हीराकुंड की बात करें तो किस नदी पर है? तो महानदी पर है। और किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में है। ये सारे नदी जो चिनाव की बात करें, सतलुज की बात करें, भागीरथी यानी गंगा के रूप में हम लोग पढ़े हैं। चंबल को हमने 9th क्लास में नहीं देखा था। महानदी को हम पढ़ा चुके हैं। तो महानदी पर ही क्या बना हुआ है? हीराकुंड बांध बना हुआ है। किस स्टेट में बना हुआ है? तो उड़ीसा में बना हुआ है। अगर हम बात करें सरदार सरोवर बांध की तो यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। नर्मदा नदी को हम लोगों ने 9th क्लास में अपवाह तंत्र जब पढ़ रहे थे तो उसके अंतर्गत जब नदियों का अध्ययन कर रहे थे तो हम लोगों ने नर्मदा नदी को पढ़ा था। तो उसको माइंड में रिफ्रेश कीजिए। तुंगभद्रा नदी पर कहाँ? तो कर्नाटक। और यदि हम कहें नागार्जुन सागर बांध तो किस नदी पर? तो कृष्णा नदी पर। और किस राज्य में? तो यह तेलंगाना में है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। हम लोकेट करने के लिए बता रहे हैं कि यह कैसे हम लोग लोकेट करेंगे और क्या हम लोग जानेंगे तो हम लोगों का लोकेट करना आसान हो जाएगा। तो यह मानचित्र कार्य के लिए है। मानचित्र कार्य के लिए है। जब लेसन समाप्त होगा तो हमने कहा ना कि जब लेसन समाप्त होगा तब आपको यह फैक्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम टोटल याद होना चाहिए। तथा 9th क्लास में जो नदी का हम लोगों ने अध्ययन किया है, चाहे चिनाव की किए हैं, सतलुज का किए हैं, भागीरथी यानी गंगा के रूप में किए हैं, चंबल का नहीं किया गया है, वो हम लोग देख लेंगे। अगर महानदी की बात किया जाए तो महानदी को हम लोगों ने देखा था, नर्मदा को देखा था, तुंगभद्रा को भी देखे थे और कृष्णा नदी को भी हम लोगों ने 9th क्लास में नदी के चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा है। तो उसको थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश कीजिएगा। तथा यह जो बांध है, बांध किस स्टेट में है? यानी कि अगर सलाला बांध की बात करें तो जम्मू कश्मीर में, यदि भाखड़ा नांगल की बात करें तो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर है, अगर टिहरी बांध की बात करें तो उत्तराखंड में अवस्थित है, अगर राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो राजस्थान में अवस्थित है, हीराकुंड की बात करें तो ओडिशा में है, अगर सरदार सरोवर की बात करें तो गुजरात राज्य में, अगर तुंगभद्रा बांध की बात करें तो कर्नाटक में, तथा नागार्जुन सागर की बात करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। तो इस चीज को, इस फैक्ट को यदि याद रखते हैं तो नो डाउट आपका मानचित्र कार्य आसान हो जाएगा। तो इसको याद करके रखिएगा। वैसे तो आप लोग याद करने में कितने एक्सपर्ट हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बताया, चैप्टर पर चलते हैं जिससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा है और उसी पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। जल दुर्लभता। जल दुर्लभता। पहले हम लोग देखते हैं कि जल दुर्लभता क्या है। हम जानते हैं कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। जल क्या है? जल एक नवीकरणीय संसाधन है तथा प्रकृति इसका यानी कि जल का पुनर्भरण चक्रीय पद्धति के अनुसार सदैव करती रहती है। हम जानते हैं कि जो पृथ्वी का 3/4 भाग है वह जल से आच्छादित है, लेकिन इसके बावजूद भी जल दुर्लभता की स्थिति बनी हुई है। तो जल दुर्लभता क्या है? तो मानव को पीने योग्य जल उपलब्ध न होना या जल में कमी होना ही जल दुर्लभता के नाम से जाना जाता है। देखिए, जल दुर्लभता का जो अगर टेक्निकली चीज कहें तो जल दुर्लभता क्या है, तो बहुत टेक्निकल चीज नहीं है। अगर जनसंख्या की मांग के अनुरूप, जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के मांग के अनुरूप यदि जल उपलब्ध नहीं है, पीने योग्य जल उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? जल दुर्लभता के नाम से जाना जाता है। यह जल दुर्लभता किन कारणों से उत्पन्न होती है? तो यह जल दुर्लभता की जो स्थिति है वह मानव जनित कार्यों के कारण उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि प्रकृति के अंतर्गत तो जल का पुनर्भरण सदैव चलता रहता है
वह चक्रीय पद्धति के माध्यम से यह क्या होता रहता है, हमारे प्रकृति में जल संसाधन नवीनीकृत होता रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी जल दुर्लभता की स्थिति बनी हुई है। यह जल दुर्लभता कितने प्रकार का होता है, यानी कि जल दुर्लभता की प्रकार की बात करें, जल दुर्लभता का प्रकार, तो जल दुर्लभता दो प्रकार का होता है। नंबर 1 की बात करें तो मात्रात्मक जल दुर्लभता, तथा दूसरा है गुणात्मक जल दुर्लभता, अब मात्रात्मक जल दुर्लभता कब उत्पन्न होता है, जब उपलब्ध जनसंख्या या कहें कि प्रत्येक व्यक्ति को पीने योग्य जल उपलब्ध न हो या जल में कमी हो। तो जहां पर जिन क्षेत्रों में जल की कमी होती है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न होता है, तो उस क्षेत्र में जल दुर्लभता की स्थिति मात्रात्मक जल दुर्लभता होती है, यानी कि मात्रा में कम होती है। उपलब्ध लोग ज़्यादा होते हैं, जनसंख्या ज़्यादा होती है, लेकिन जल संसाधन क्या होते हैं, कम होते हैं। यह उन क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। जल दुर्लभता की स्थिति किन क्षेत्रों में उत्पन्न होता है, उन क्षेत्रों में उत्पन्न होता है जहां पर वर्षा का जल बहुत कम होता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा का जल बहुत कम होगा वहां पर जल संसाधन का अभाव होगा, और जहां पर जल संसाधन का अभाव होगा वहां पर किस रूप में जल दुर्लभता पाई जाएगी, तो मात्रात्मक जल दुर्लभता पाई जाएगी। लेकिन जिन क्षेत्रों में वर्षा का जल ज़्यादा होता है वहां पर जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और यही कारण है कि वहां पर मात्रात्मक जल दुर्लभता नहीं पाया जाएगा। अगर हम बात करें गुणात्मक जल दुर्लभता के, तो गुणात्मक जल दुर्लभता क्या है, तो गुणात्मक जल दुर्लभता वो ऐसी जल दुर्लभता है जो कि जनसंख्या के पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है। जल तो होता है, वहां पर जनसंख्या की मांग के अनुरूप जल उपलब्ध होता है। यह भी हो सकता है कि जल उपलब्ध है लेकिन वहां पर मनुष्य के पीने योग्य स्वच्छ जल का अभाव होता है। यह किन क्षेत्रों में गुणात्मक जल दुर्लभता उत्पन्न होती है, तो गुणात्मक जल दुर्लभता उन क्षेत्रों में उत्पन्न होती है जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण के कारण पानी का अतिशोषण किया गया है और उसमें औद्योगिक अपशिष्ट को बहा दिया गया है। या शहरीकरण की जो प्रक्रिया हो रही है, शहरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो शहरों से निकलने वाले अपशिष्ट हैं, अपशिष्ट पदार्थों को जल में बहा दिया जाता है, जिसके कारण जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है। या उन क्षेत्रों में भी होता है जहां पर कृषि उपज बढ़ाने के लिए तमाम तरह के कीटनाशकों तथा उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, और कीटनाशकों तथा उर्वरकों के प्रयोग करने के कारण जो वहाँ का जल है वह प्रदूषित हो चुका है, वह मनुष्यों के पीने योग्य नहीं रह गया है। और ऐसी स्थिति में क्या उत्पन्न होता है, गुणात्मक जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न होती है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है तो कि यह जल दुर्लभता का कारण क्या है, यानी कि जो जल दुर्लभता अभी उत्पन्न हो रहा है उस जल दुर्लभता का क्या कारण है। तो अगर जल दुर्लभता के कारण की बात करें तो यहां पर हम देख लेते हैं। हमने बताया ना कि यह लेसन बस केवल सुन लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। तो जल दुर्लभता के कारण, अगर नंबर 1 की बात करें तो जल दुर्लभता का अगर कारण की बात करें तो नंबर 1 है कि जल का असमान वितरण, जल का असमान वितरण। जल का असमान वितरण यानी कि पृथ्वी पे अगर बात करें तो पृथ्वी पर प्रत्येक जगह पर एक समान जल की मात्रा नहीं पाई जाती है। जहां पर वर्षा ज्यादा होता है वहां पर जल संसाधन ज्यादा होगा, जहां पर वर्षा जल कम होगा वहां पर जल संसाधन कम होंगे, जहां पर वर्षा जल ज्यादा हो रहा है वहां पर जल संसाधन की प्रचुरता होगी और वहां पर क्या होगा, जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जिन क्षेत्रों में जल
वर्षा जल कम होगा वहां पर जल संसाधन की कमी होगी, और जल संसाधन की कमी के कारण यहां पर किस प्रकार की जल दुर्लभता उत्पन्न हो जाएगी, तो वहां पर मात्रात्मक जल दुर्लभता उत्पन्न हो जाएगी। अगर हम बात करें, हम जानते हैं 9th क्लास में हम लोगों ने मानसून को पढ़ा, उसके अनुसार अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या होता है, वर्षा जल कम होता है, और यही कारण है कि यहां पर किस रूप में जल दुर्लभता पाई जाएगी, यहां पर मात्रात्मक जल दुर्लभता पाई जाएगी। अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी क्या होता है, 20% तक वार्षिक वर्षा वहां पर होता है, तो वहां पर भी क्या किस प्रकार की जल दुर्लभता पाई जाएगी, वहां पर मात्रात्मक जल दुर्लभता पाई जाएगी। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर जल का असमान वितरण होने के कारण वहां पर क्या पाई जाती है, जल दुर्लभता की स्थिति पाई जाती है। अगर हम दूसरे की बात करें तो विशाल जनसंख्या, विशाल जनसंख्या, जिस देश की जनसंख्या सर्वाधिक होती है तो संसाधन की भी ज्यादा आवश्यकता होगी, यानी कि अगर जनसंख्या ज्यादा है तो जनसंख्या के मांग के अनुरूप जल का उपलब्ध होना आवश्यक है। अगर जल उपलब्ध नहीं है तो वहां पर ऑटोमेटिकली या स्वतः कहें तो वहां पर जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में की बात करें तो क्या हो रहा है, इस समय जल दुर्लभता की स्थिति बन रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है। देखिए, संसाधन अपने स्थान पर सीमित है, संसाधन जनसंख्या के मांग के अनुरूप बढ़ और घट नहीं सकता है, वह जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा, और उससे कम हो सकता है या समाप्त हो सकता है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि यह जल संसाधन है, यह प्राकृतिक संसाधन है, इसको हम बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। लेकिन जनसंख्या जब विस्फोट होता है तो क्या होता है, जनसंख्या के मांग के अनुरूप सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि जनसंख्या के मांग के अनुरूप जल उपलब्ध नहीं है तो क्या हो जाएगा, वहां पर जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2025 तक भारत में कई क्षेत्रों में लगभग 70% लोग क्या हो जाएंगे, जल दुर्लभता की स्थिति से ग्रसित हो जाएंगे। यह क्यों कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि भारत की जो विशाल जनसंख्या है, जनसंख्या में जो विस्फोट हो रहा है, विस्फोट के कारण क्या हो रहा है, हमारे संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है, और संसाधनों पर दबाव पड़ने के कारण यह जो जल भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन है, और यह भी संसाधन क्या हो रहा है, इस पर दबाव पड़ने के कारण जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अगर हम बात करें तीसरे के तो जल का अतिशोषण, जल का अतिशोषण। देखिए, अब जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि जब होगा तो उसके लिए हमने बताया ना कि तमाम तरह के संसाधनों की आवश्यकता होगी। अब जब संसाधन की आवश्यकता होगी तो जाहिर सी बात है कि संसाधन पर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न यानी कि भोजन की भी आवश्यकता होगी, और उस भोजन की आपूर्ति करना सरकार का क्या हो जाता है, दायित्व हो जाता है। उसके लिए यानी कि सारी जनसंख्या के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, तो उसके लिए कृषि उपज को बढ़ाना पड़ेगा। और यही कारण है कि कृषि उपज को बढ़ाने के लिए जल का अति शोषण किया जा रहा है। आज अगर वर्तमान समय की बात किया जाए तो गहन कृषि हो रहा है। हम लोग कृषि को पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे गहन कृषि। इस समय गहन कृषि हो रहा है, यानी कि ऐसी कृषि हो रहा है, और उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में पहले सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती थी, असिंचित खेत रहते थे, वहां पर असिंचित प्रकार की ही फसलों को बोया जाता था। लेकिन अब गहन कृषि का समय है, और गहन कृषि कैसे किया जा रहा है, जो असिंचित खेत हैं उसको सिंचित बना करके किया जा रहा है। सिंचित कैसे बनाया जा रहा है, तो नलकूप लगा रहे हैं या नहरों से पानी लिया जा रहा है। तो तमाम तरह के जो ये सिंचाई के जो साधन हैं, आधुनिक तकनीक है, उसको इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंचाई करके गहन कृषि कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि कृषि उत्पाद में वृद्धि हो सके। और कृषि उत्पाद में हम लोग वृद्धि ही क्यों कर रहे हैं, तो बढ़ती जो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, जनसंख्या की मांग के अनुरूप क्या होना चाहिए, खाद्यान्न का उपज होना चाहिए। और यही कारण है कि क्या हो रहा है, जल का अति शोषण हो रहा है, और जल के अति शोषण होने के कारण जल दुर्लभता की स्थिति बन रही है। अगर हम बात करें तो औद्योगिकरण, हमने अभी कहा औद्योगिकरण,
औद्योगिकरण। देखिए, किसी भी राष्ट्र के विकास किस पर निर्भर करता है? उसके औद्योगिक ढांचे के ऊपर निर्भर करता है। जिस देश का औद्योगिक ढांचा जितना मजबूत होता है, उस देश का विकास उतना ही अधिक होता है। लेकिन उतना ही बात, जितना बात यह सत्य है, उतना ही बात यह भी सत्य है कि इस औद्योगिक ढांचे को संचालन के लिए तमाम तरह के संसाधनों की आवश्यकता होती है। उसमें जल संसाधन भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। औद्योगिकरण के कारण जो उद्योग है, तो उद्योग को संचालित करने के लिए हमें जल संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम कहें कि ये जो औद्योगिकरण हो रहा है, तो औद्योगिकरण के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होगा। और यह विद्युत ऊर्जा किस रूप में दिया जा रहा है? हमारे आज भारत की बात करें तो 22% विद्युत ऊर्जा की सप्लाई किस प्रकार के विद्युत से किया जा रहा है? तो जल विद्युत से किया जा रहा है। अब जल विद्युत क्या है? तो हम क्या करते हैं, नदियों पर बांध बना करके उस पर टरबाइन लगाते हैं और उस जल से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो उसे हम लोग जल विद्युत के नाम से जानते हैं। अब जल विद्युत के रूप में चाहे उद्योगों के संचालन के लिए जो पानी का इस्तेमाल हो रहा है, उससे भी जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अगर नंबर नेक्स्ट की बात करें तो शहरीकरण के कारण, ऊपर लाते हैं, शहरीकरण। देखिए, जब औद्योगिकरण होगा तो शहरीकरण स्वतः होगा। हालांकि शहरीकरण के लिए कई ऐसी वस्तुएं जिम्मेदार होती हैं। आज गांव से, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग क्या कर रहे हैं, शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, नए शहर बस रहे हैं और जो पुराने शहर हैं उनका आकार में वृद्धि हो रहा है, जिसके चलते वह उन क्षेत्रों में पानी जो एक संसाधन है, उस जल संसाधन पर दबाव पड़ रहा है। और इस शहरीकरण के कारण क्या हो रहा है, जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अगर हम कहें तो नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण अगर कारण की बात करें तो जल प्रदूषण। जल प्रदूषण सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न हो रहा है। अगर जल प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, जो जल तो मौजूद है लेकिन वह क्या है, पीने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह जल प्रदूषित हो गया है। और यह जल प्रदूषित क्यों हो रहा है? चाहे औद्योगिक अपशिष्ट की बात करें, चाहे घरेलू अपशिष्ट की बात करें, चाहे हम कृषि उपज को बढ़ाने के लिए जो उर्वरक का इस्तेमाल हो रहा है, जो कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है, उसको क्या किया जा रहा है, उसको पानी में ऐसे ही बहा दिया जा रहा है, जिसके कारण जल प्रदूषित हो रहा है। और इस जल प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न हो रहा है। जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न हो रहा है। यह किस प्रकार की जल दुर्लभता की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है? तो यह गुणात्मक जल दुर्लभता की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि गुणात्मक जल दुर्लभता की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? तो गुणात्मक जल दुर्लभता की स्थिति जल प्रदूषण के कारण हो रहा है। क्योंकि जल तो है, लेकिन जल होने के बावजूद भी जल क्या है, प्रदूषित हो चुका है। और प्रदूषित जल मनुष्य को पीने योग्य नहीं होता है। और यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में जल का अभाव नहीं है, जल पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन जल पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है, गुणात्मक जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो यह है जल दुर्लभता क्या है तथा दुर्लभता के प्रकार कितने प्रकार का होता है। तो जल दुर्लभता दो प्रकार का होता है, मात्रात्मक जल दुर्लभता तथा गुणात्मक जल दुर्लभता। तथा यह जल दुर्लभता का कारण क्या है, तो कभी कभी कारण पूछता है और कभी कभी लघु उत्तरी के अंतर्गत पूछता है कि जल दुर्लभता क्या है, यह कितने प्रकार की होती है। और कभी कभी पूछता है कि जल दुर्लभता क्या है और उसके कारण बताइए। तो जल दुर्लभता के अगर कारण की बात करें तो हम लोग देख रहे थे कि
जो शहरीकरण की बात करें, चाहे औद्योगिकरण की बात करें, चाहे ये अतिशोषण की बात करें, चाहे सिंचाई में इस्तेमाल अतिशोषण की बात करें, चाहे विशाल जनसंख्या की बात करें, चाहे जल प्रदूषण की बात करें, ये सब सारे कारण क्या हैं? यह सारे कारणों के कारण जल दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब इस चैप्टर के अंतर्गत एक चीज और महत्वपूर्ण रह जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं और बहुउद्देशीय परियोजनाएं के लाभ और हानि बताइए। तो यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। हम अगले भाग के अंतर्गत मिलते हैं, तो देखते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ और हानि। धन्यवाद।